स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, जो प्रश्न मैंने लगाया है उस पे वो जीएस 2 से रिलेटेड है। ठीक है, जीएस 2 से कोई भी प्रश्न देखिए, कोई भी टॉपिक देखिए, ठीक है, इस वीडियो को यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे, या जो भी जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ वो सब आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, देखिए, अभी प्री तो ख़त्म हो गया है, आप मेंस की तैयारी करते रहिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उसको लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। फिर मैं जिन चीज़ों को मॉडल आंसर में डिस्कस करता हूँ उसको आप नोट्स बना लीजिए, या आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, सेम डिक्टो मत लिखिए। जो मैं यहाँ पे आंसर में दिखाता हूँ, बताता हूँ मॉडल आंसर, वो कतई मतलब सही नहीं है। वो आप बस एक आप गाइडेंस के लिए देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से लिखिए, अपनी भाषा लिखिए, बशर्ते कि उसमें कुछ जो मैं वैल्यू एडिशन बताता हूँ उसको ज़रूर इंक्लूड करिए। उससे आपका जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से निखर कर सामने आएगी। ठीक है, तो देखिए, अभी जो आज का प्रश्न है वो जीएस 2 से रिलेटेड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा। तो ये किस टॉपिक से रिलेट होता है? तो ये जो जीएस 4 में टॉपिक 4 है उससे संबंधित है। उसमें एक पॉइंट है, अगर आपने पढ़ा होगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ कि सभी जितने भी जीएस के मतलब हैं, अब 1 से लेकर के 6 तक, और हिंदी, एसए, इन सब का आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सब होना चाहिए, और वो रटा होना चाहिए। अगर रटा ना हो तो कम से कम आपके सामने तो हो कि अगर आपको लगे तो वो देख तो सकें। आप रट लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कीवर्ड्स आपको लिखने में आसानी होगी जब आप लिखेंगे। कीवर्ड्स, पता है बहुत मज़े की बात यह है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स सिलेबस के, उनका प्रयोग अगर आप आंसर राइटिंग में करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में अगर करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाला ओडीआर वाला प्रश्न है, ठीक है, ये ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करके है ये, तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से ये निकल के आ रहा है शब्द, तो ये शब्द आपके सिलेबस से ही निकल के आ रहा है। ठीक है, समाधान विवाद निवारण तंत्र, ठीक है, क्या विवाद निवारण तंत्र, ये क्या है? ये जीएस 2 का ही तो ये आपका पार्ट है। ये उसमें जो चौथा पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा आप, उसमें विवाद निवारण तंत्र तथा इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं हैं, मतलब संस्थाएं अब कौन कौन सी हैं भाई? तो बहुत सारी हैं, जिसमें ये सब कैट फैट, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जितने भी मतलब न्यायालय ये सब संबंधित, वो सभी आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सिलेबस के की पॉइंट्स, की वर्ड्स को याद रखिए, वो आपके उत्तर में नज़र आने चाहिए। अगर नहीं नज़र आए तो वो आपका उत्तर जो है वो बहुत ही सामान्य तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा, और आपको अगर मान लीजिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 2 से 2.5 नंबर मिले। ठीक है, और 12 नंबर का है क्वेश्चन तो आपको हो सकता है 3 से 4 नंबर मिल जाएँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सामान्य मूल्यांकन इसी तरीके से हो जाता है। तो कीवर्ड्स ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि विवाद निवारण समाधान तंत्र जो है वो समझिए कि कहाँ से आया। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आप उस पर भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ भी बता देता हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, और आप लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, नहीं, देखिए, पेले महोदय ने क्या कहा था? प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे ना तभी सब कुछ होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो लिखने का अभ्यास करिए, कुछ भी लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि बिना लिखे आपका कल्याण नहीं होना है। प्री पास होने के बाद भी, ठीक है, आप जब तक मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे, अच्छा नंबर नहीं ले आएंगे, तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल जो पीडीएफ में नाम आप देखना चाहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप भागेंगे तो भागते ही रहेंगे। न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र ओडीआर के उसके लाभ रेखांकित करते हुए इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां बताइए। तो देखिए, इसमें पहले जो प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं। देखिए, उसको तोड़िए, और ये सब काम आपको बहुत तेज़ी से करना है। मतलब आप जब आप इसका अभ्यास किए रहेंगे तभी आप वहाँ पे तेज़ी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, 3 आवर्स में 20 प्रश्न करने होते हैं, हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है। ठीक है, वो कहावत है ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो वो यही है, कहावत है यहाँ पे
चरितार्थ होती है। यहाँ पे जितना अधिक से अधिक आप अपने आप को खपाएंगे, तपाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में सहूलियत होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब बोल रहा है तो इसको देखिए, तो ये इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला पार्ट तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ODR क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। इंट्रो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि ODR क्या है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है कि इसके लाभ बताना है, तो लाभ पहले बताइए, तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, फिर इसका प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ बताइए, चुनौतियाँ बता दीजिए, इसका दूसरा या तीसरा पार्ट मान लीजिए, 2-3 पार्ट में। चूँकि इंट्रो में आप अगर इसके बारे में बता दे रहे हो तो दूसरा ये इंट्रो हो गया पहला। ठीक है, तो इंट्रो तो पहला क्या, छोड़ ही दीजिए, इंट्रो ही हो गया वो। पहले पार्ट में आपको इसके जो लाभ हैं वो बताने हैं। ठीक है, इसके लाभ को रेखांकित करिए पहले पार्ट में, और दूसरे में इसकी चुनौतियाँ बताइए, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट जो आपका आएगा कि इसमें जो आप क्या उपाय बताएंगे। ठीक है, कुछ आपको वे फॉरवर्ड बनाएंगे, आगे की राह, वो आपका तीसरे पार्ट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद छोटा सा एक कंक्लूज़न देके जो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे उस पर मतलब बहुत जल्दी से ये सारे काम करने हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, हाल ही में RBI ने मतलब डिजिटल मामलों के समाधान हेतु जो है वो ODR का प्रयोग करने के लिए कहा था RBI ने, कि भाई ODR का प्रयोग कीजिए और उससे आप जो है जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाइए, समाधान उनका कीजिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। आप इसको कतई एकदम मतलब कॉपी मत कीजिए, आप अपने आप से भी इस चीज़ को समझ करके बना सकते हैं। ठीक है, ODR जैसे इसमें मैंने लिखा है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग करते हुए, जो ICT का प्रयोग करते हुए बातचीत, बीच बचाव या मध्यस्थता जैसे टूल्स का प्रयोग करके मामलों का निपटान करना ही जो है ये ODR कहलाता है। ठीक, समझ में आया? ये एक इंट्रो हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके आपको लाभ बताने हैं। ठीक है, तो लाभ बताने हैं, तो देखिए जो लाभ है वो आप किसी भी तरीके से थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेटिव वे में बता के आप उस चीज़ को मतलब कॉपी आपकी प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए, अच्छी दिखेगी आपको। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे अब इसमें सबसे पहला जो लाभ बताइए, आप कैसे भी करके बता सकते हैं। आप डायग्राम बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, लाभ लिख के यहाँ तक बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे न्याय तक पहुँच हो गया ये अनुच्छेद 39 का, जिसमें कि आपका ये बोला गया है DPSP में। ठीक है, लंबित मामले, तो लंबित मामले में आपको पता है कि लगभग 4.5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको जल्दी से निपटारा करने के लिए ये सही है। ठीक है, समय की बचत होगी इसमें, और क्या होगा, मामलों का त्वरित निपटान होगा, है ना। न्यायिक खर्च में कटौती होगी, यानी कि आपको जो न्याय मिलेगा वो सस्ता न्याय की उपलब्धि होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दिया है कुछ चीज़ें, जैसे लागत वहनी निःशुल्क न्याय की पूर्ति जो 39A में है काम है। ठीक है, न्याय की पहुँच होगी उसमें। टेली लॉ, आजकल टेली कार्यक्रम के जरिए दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे मतलब वैसे पहुँचना संभव नहीं है फिजिकली, तो आप कम से कम टेली लॉ के माध्यम से ये चीज़ मेंशन करेंगे। अगर ये सब कीवर्ड्स मेंशन करेंगे तो आपका उत्तर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें बता सकते हैं कि जो केस पेंडेंसी है उसमें ये मतलब सहायता करेगी कम करने के लिए। तो देखिए जैसे एक डाटा प्रस्तुत किया था NJDG ने, उसके अनुसार मतलब हाई कोर्ट में लगभग 45 लाख हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ जो है वो मामले पेंडिंग हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा कि कितना केस पेंडेंसी है। तो ये हाई कोर्ट में लगभग 45 लाख और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें लगभग 3.5 करोड़। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट लिखने के काम आएगा ये। फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन, लोक अदालतों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द की स्थापना करना, ये सब लाभ बता रहे हैं अभी आप। केस मैनेजमेंट एवं ब्रीफिंग। ठीक है, लिम्स ये है आपका एक पोर्टल टाइप का है। ठीक है, उसमें आप बता सकते हैं लिम्स सिस्टम का प्रयोग करके। ठीक है, AI का प्रयोग न्यायाधीशों के निर्णयों में AI, उससे क्या होगा, उससे वस्तुनिष्ठता जो है वो बढ़ेगी, उससे ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाएगा वो। कोविड-19 जैसी जब परिस्थितियाँ होंगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का अगर कोई है मतलब आपदा आती है तो वहाँ भी आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ भी सहूलियत होगी। अब उसमें दूसरा पार्ट पूछा था कि इसकी चुनौतियाँ कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। तो आप एक तरफ देखिए, ये मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उत्तर को। ठीक है, एक तरफ चुनौतियाँ बता करके, वैसे ही ऐसे ही अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आप चुनौतियाँ बता के फिर समाधान नीचे बताएंगे वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे बता देंगे, एक तरफ चुनौतियाँ लिखेंगे और एक तरफ समाधान बता देंगे, तो इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, चुनौतियाँ पहले चुनौतियाँ पढ़ो फिर उसके बाद आप समाधान पढ़ो, तो उससे आप मतलब वो उसको अच्छा लगेगा कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ पे उसके बारे में बता दिया कुछ समाधान, ठीक, कि क्या चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको पता है कि गाँव में बहुत कम है, ठीक है, ओनली 32% ही कवरेज है, तो ये याद रखिए। फिर इसका समाधान बता दीजिए कि क्या है भाई, मोबाइल टावर लगाया जाए और संरचना विकास किया जाए, जैसे अभी 5G मिशन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ये सब के तहत जो है वो आगे काम चल रहा है। न्यायाधीशों और वकीलों का प्रशिक्षण इसके तहत किया जाए, जो ये चुनौती है, मतलब ये चुनौतियाँ हैं कि उनको प्रशिक्षित, भाई ऐसे ऐसे वकील हैं या जो भी हैं, मतलब ओल्ड एज हैं या उनको वो टेक्नो सेवी नहीं है वो, तो उनको क्या है, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ये सब बढ़ाना, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन वगैरह का कार्यक्रम करना, ये सब ठीक। प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, ये भी पता है आपको। इसी चुनौतियों में आप 3F की चर्चा कर सकते हैं। 3F क्या है, तो फंड, फंक्शनरीज और फंक्शन, ये तीनों को आप दिखा सकते हैं इसी में, ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे इसी में एक चीज़ ये बताया गया है कि 70% न्यायालयों में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है ही नहीं, तो ये महत्वपूर्ण डेटा है, इसको याद रखिएगा। कहीं भी आप जुडिशियल पे इस तरीके के जो मतलब प्रश्न हैं उस पर अगर आप लिख रहे हैं उत्तर, तो ये वाला ज़रूर कोट कीजिए कि 70% जो है न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है ही नहीं, तो आप क्या टेली लॉ और इसकी बात करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ भी आप वही है भाई, अवसंरचना का विकास करना, ठीक है, जितनी भी समस्याएं हैं वो अवसंरचना और निवेश से ही संबंधित है। तो निवेश आप PPP मॉडल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, PPP मॉडल अपनाना, फिर आप उस चीज़ को मतलब निवेश और बढ़ा करके, ठीक, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अभी आपने ODR के बारे में बता दिया, उसके लाभ के बारे में बता दिया, आपने चुनौतियाँ बताई, चुनौतियों का समाधान भी बता दिया आपने, ठीक, चुनौतियों का समाधान बता दिया। उसके बाद आप उसमें जो कंक्लूज़न दे करके इसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न में जैसे ये मैंने लिखा है, उसमें आप लोक अदालत और ये CCS वगैरह जो है, जो CSC वगैरह हैं, जो कॉमन ये है ना सर्विस सेंटर वगैरह, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरीके से आप एक अच्छा सा मतलब जो कंक्लूज़न है, इंट्रो और कंक्लूज़न ये मतलब सही होना चाहिए। मेन बॉडी में अगर आप थोड़ा इधर उधर भी हो जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंट्रो और कंक्लूज़न अच्छा होने से क्या है कि कई बार ऐसा होता है, मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा लोग बताते हैं कि इंट्रो अगर आपका अच्छा है तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं उस प्रश्न में, उससे मतलब इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है। और कंक्लूज़न भी कई बार वो कंक्लूज़न और इंट्रो ही देख करके आपका आइडिया लगा लेगा कि बीच में आपने क्या लिखा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंक्लूज़न में कोई फैक्ट हो, किसी समिति का नाम हो, कोई आयोग हो उससे गठित, या कुछ ऐसे योजनाएं हैं कुछ, ठीक है, उनको आप उसमें इनपुट कीजिए, उसको लगाइए आप उसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया कि ODR तंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारकों को, हाँ, कहीं भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप हितधारक ज़रूर वर्ड इस्तेमाल कीजिए, ये कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि एक हितधारक नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, जुडिशरी है, ठीक है, प्रशासन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी मिल करके मतलब इसमें काम करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे जो भी आप चुनौती दिखा रहे हो, प्रौद्योगिकी तक पहुँच या जो भी है डिजिटल अवसंरचना का विकास, तो इसमें क्या है, केंद्र और राज्य मिल करके ही तो काम करेंगे, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा उसमें। तो दोनों की वो ज़रूरी है, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे समाधान में वो भी लिखना है, केंद्र राज्य द्वारा जो है मिल करके काम करना, ठीक है, समन्वय बना करके काम करना। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है कि सभी हितधारकों को एक मंच पर ला करके भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार करना और उन पर मतलब सफलता पाई जा सके, जिससे कि न्याय जो है वो सुनिश्चित हो सके, सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। जय हिंद।